शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। 241 साइलिन सिटी, अर्काडिना। ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल। बारिश पिछले 6 घंटों से हो रही थी। वास्तव में यह इतनी हल्की थी कि किसी को भी अपने शरीर पर किसी भी छोटी बूंद के छलकने का एहसास नहीं हो रहा था। हल्की बारिश ने गर्मी की रात की गर्म हवा को तुरंत ठंडा कर दिया, जिससे आसपास के सभी लोग तुरंत तरोताजा और शांत हो गए। और क्योंकि यह कई घंटों से हो रही थी, इसलिए धरती ने तुरंत बारिश को सोख लिया था। कठोर पथरीली जमीन पर कई पोखर बन गए थे। क्रीक क्रीक। इस मौसम में भी रात मधुर संगीत से भरी हुई थी, क्योंकि शूरवीरों का एक विशाल समूह चुपके से एक सुनसान दिखने वाले एस्टेट की ओर बढ़ रहा था। इन लोगों में जेम्स बॉन्ड भी था। कई महीने पहले उसकी मुलाकात मिस्टर डेथ से हुई थी, और आश्चर्य की बात यह है कि भले ही उसके पास काम के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, फिर भी मिस्टर डेथ ने एली की देखभाल करने में उसकी मदद करने के लिए सहमति जताई थी। मिस्टर डेथ की खुफिया जानकारी के अनुसार एली को इस समय पहले से ही इस एस्टेट में होना चाहिए था। जाहिर है, यह एस्टेट उसके गुप्त ठिकानों में से एक था। महाराज, क्या हम वाकई इस मिस्टर डेथ पर भरोसा कर सकते हैं? जेम्स के कमांडिंग कैप्टन में से एक ने पूछा। ये सही है महामहिम, क्या हमें वाकई किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए जिसका कोई सम्मान नहीं है? महाराज, मुझे लगता है कि हमें इस पर थोड़ा और सोचना चाहिए। उसके अनुभव से हत्यारे इतने वफादार नहीं थे, और यह मिस्टर डेथ इतना रहस्यमय था कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। बेशक हम कर सकते हैं। वह हमेशा अपना काम पूरा करने के लिए जाना जाता है, चाहे वह कोई भी अनुरोध क्यों न ले। इसलिए जब से उसने ये काम करने की हिम्मत की है, इसका मतलब है कि वह इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। अब इतना बच्चा बनना बंद करो, जेम्स ने चिढ़कर जवाब दिया। जेम्स महीनों से इस मौके का इंतजार कर रहा था, तो वह इसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकता था? उसके आदमी वाकई पागल या बहुत डरपोक होंगे जो उससे ऐसी मांग कर रहे थे। इसके अलावा उसे अभी भी एली के खिलाफ गहरी दुश्मनी थी, क्योंकि उसने उसे बदनाम किया था। उसके दिमाग में एली ही था जिसने उसे बेबस करके पीटने के लिए उन हत्यारों को पैसे दिए थे। वह महीनों से बिस्तर पर था, और सच कहूं तो वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। वह वास्तव में अपनी पूरी क्षमता से नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने अपने लिए लड़ने के लिए अपने बहुत से आदमियों को यहाँ लाया था। वह बस उस पल को चूकना नहीं चाहता था जब उसके आदमी एली को पकड़ लेंगे। दरअसल वह एली का सिर उसकी गर्दन से अलग करना चाहता था। बस इसके बारे में सोचते ही उसकी मुस्कान प्यार में पागल युवती की तरह खिल उठी। तो उसके आदमियों ने यह कहने की हिम्मत कैसे की कि उसे अब पीछे हट जाना चाहिए? अगर तुम बहुत डरे हुए हो तो कह दो, मिस्टर डेथ को बहाने के तौर पर इस्तेमाल मत करो। हम आज रात हमला करेंगे और बस इतना ही। हाँ महाराज, असहाय शूरवीर ने उत्तर दिया। जेम्स एली से निपटने के लिए 3500 आदमी लेकर आया था। अभी वह और उसके आदमी चुपके से एस्टेट के करीब पहुंच रहे थे। मिस्टर डेथ की रिपोर्ट के अनुसार एली के पास एस्टेट के अंदर केवल 2200 आदमी थे। इसलिए जेम्स को यकीन था कि 3500 आदमियों के साथ वे एली के 2200 लोगों को आसानी से खत्म कर सकते थे। वे जितने करीब पहुंचते, उनके दुश्मनों की आवाज़ उतनी ही तेज होती। एस्टेट के आसपास के कुछ गार्ड एक दूसरे से बात कर रहे थे, जबकि दूसरे एस्टेट के गेट के आसपास गश्त करने में व्यस्त थे। जब सभी अपनी जगह पर थे तो जेम्स के दूसरे कमांडर ने जल्दी से अपनी तलवार हवा में उठाई और चिल्लाया, आक्रमण करो। यह है, पुरुषों ने उत्तर दिया, और वे तेजी से एस्टेट की ओर भागे। शूरवीरों के रूप में छिपकर की जाने वाली हरकतों को कायरता माना जाता था, इसलिए आगे भागना और दुश्मन को ये बताना कि वे यहाँ हैं सही तरीका था। वे हत्यारे नहीं थे, वे शूरवीर थे। उन्होंने फिल्म 300 के स्पार्टन्स की तरह काम किया, जो अपने दुश्मनों पर चिल्लाते हुए भागे। मेरा मतलब है, आपने पहले ही जाल बिछा दिए हैं और चुपके से अंदर घुस गए हैं। चिल्लाकर सब कुछ बर्बाद क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा आमतौर पर अगर वे किसी शहर या कस्बे पर कब्जा करने के लिए यहाँ होते तो जेम्स एक संदेशवाहक को भेजता। संदेशवाहक उन लोगों से बातचीत करता जो गुलाम बनना चाहते हैं और इसी तरह। लेकिन यह मिशन एली को मारना था, न कि किसी चीज़ पर कब्जा करना। इसलिए इसके लिए किसी संदेशवाहक की ज़रूरत नहीं है। सामान्य आचार संहिता के अनुसार भले ही उन्होंने छिपकर हमला किया हो, उन्हें हमले से ठीक पहले अपनी उपस्थिति की घोषणा करनी चाहिए थी। इसलिए जब वे एस्टेट से थोड़ी दूरी पर थे तो उन्होंने चिल्लाकर इसकी घोषणा की। वैसे भी वे सम्मान और गर्व के साथ शूरवीर थे, इसलिए वे नरक से अविनाशी ताकतों की तरह भागे। पुरुष खून की प्यासी आंखों से एस्टेट की ओर भागे और उन्होंने अपनी तलवारें अपने हाथों में मजबूती से पकड़ रखी थीं। उनकी प्रमुख मांसपेशियां और नसें ताकत की गेंदों की तरह उभरी हुई थीं, जो उनके शरीर के हर हिस्से में लहरा रही थीं। जैसे ही वे अनुभवी योद्धाओं की तरह आगे बढ़े, छप छप, उनके पैरों से कीचड़ भरे पानी की बूंदें जमीन से बेतरतीब ढंग से ऊर्जावान तरीके से नाच रही थीं।
बहुत जल्दी द्वार पर मौजूद कुछ दुश्मन पहरेदार पुरुषों का मुकाबला करने के प्रयास में आगे बढ़े। अन्य अपने मालिक को सचेत करने के लिए एस्टेट में भाग गए, जबकि कुछ ने एस्टेट के मुख्य द्वार को बंद करने की कोशिश की, लेकिन निश्चित रूप से बहुत देर हो चुकी थी। चिपके रहो, चिपक जाओ। गेट पर मौजूद लोग मारे गए थे और लोग एक क्रोधित भीड़ की तरह उस जगह पर घुस आए। आपको पता होना चाहिए कि उनके दुश्मनों को किसी हमले की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे थोड़े अप्रस्तुत थे। कैप्टन होगिंस, जो जेम्स के चौथे कमांडर थे, ने जल्दी से अपने दस्ते को आगे बढ़ाया। तुरंत उन्होंने एक दुश्मन को अपनी ओर भागते हुए देखा। दुश्मन ने अपनी तलवार से उसका बायां हाथ काटने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जल्दी से दुश्मन के हमले को रोक दिया और अपने दाहिने पैर से दुश्मन के घुटने पर लात मारी। आंसुओं से उन्होंने अपनी तलवार को पूरी ताकत से घुमाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। दुश्मन का दाहिना हाथ काट दिया गया था। इसके बाद दुश्मन का सिर। बेशक उनके पास अपनी जीत का जश्न मनाने का समय नहीं था, क्योंकि एक और दुश्मन उनकी ओर बढ़ रहा था। इस बार दुश्मन के उस पर हमला करने से पहले ही वह जल्दी से झुका और दुश्मन की कमर को पकड़ लिया, जिससे वह अपनी पीठ के बल गिर पड़ा। उसकी तलवार एक बार फिर उसके दुश्मन के शरीर में घुस गई थी। उसके दिल में गहरी खौल रही थी। ये युद्ध था। जैसे जैसे वे अंदर घुसते गए, दीवारों पर कुछ परेशान करने वाले तीरंदाजों ने उनमें से कुछ को लगातार नीचे गिराया। लेकिन क्या हुआ? चाहे उन्होंने कितने भी तीर चलाए हों, वे 1000 से ज्यादा लोगों की चलती हुई सेना को रोकने के लिए काफी नहीं थे। कुछ लोगों ने दीवारों के चारों ओर लकड़ी की कई सीढ़ियां देखीं और जल्दी से उन पर चढ़ने के लिए चले गए। पथो। दीवारों पर दुश्मन के शूरवीरों ने उन लोगों पर कई तीर चलाए जो लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले चढ़ने वाले लोगों को गोली मार दी गई, और जब वे गिरने ही वाले थे, सीढ़ियों पर दूसरे लोगों ने अपने शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। लोग सीढ़ियों के चारों ओर एक लारबोर्ज बनाए, एक आदमी ने आदेश दिया। तुरंत सीढ़ी के चारों ओर लोगों ने सीढ़ी के चारों ओर किसी तरह की मानव सहायता श्रृंखला बना ली थी। इस श्रृंखला के साथ कई अन्य लोग एक दूसरे पर चढ़ गए और अपने आगे वाले व्यक्ति का समर्थन किया। फिर शव को पकड़े हुए व्यक्ति को धीरे धीरे ऊपर की ओर धकेला गया, और जब तीरंदाजों के तीर खत्म हो गए और उन्होंने और तीर लेने की कोशिश की, तो तीरंदाजों ने तेजी से आगे बढ़कर उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। कई तलवारों ने कई तीरंदाजों के सिर और शरीर के अंगों को काट दिया था, जो सभी खून के प्यासे लोगों के झुंड से घिरे हुए थे। पूरा दृश्य भयानक था। इन दुर्भाग्यपूर्ण तीरंदाजों की कई रक्तवाहिकाओं से खून बह रहा था। बेशक कुछ तीरंदाज अपनी तलवारें साथ लाए थे और लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे, भले ही वे घिरे हुए थे और कोई रास्ता नहीं था। चिपके रहो। जिन तीरंदाजों ने लड़ने की पूरी कोशिश की, उन्हें बलपूर्वक नीचे दबा दिया गया और उनके शरीर पर कई बार चाकू मारे गए। उनकी छाती, हाथ, गर्दन और यहां तक कि उनकी नाभि पर भी गलती से चाकू मारे गए, क्योंकि वे चारों ओर से तलवारों से लैस लोगों के झुंड से घिरे हुए थे। कुछ लोगों को जोर से नीचे दबा दिया गया था और उनकी आंखें निकाल ली गई थीं, जैसे किसी छड़ी पर मार्शमेलो हो। चुभो। पेट में दर्द होना लाजिमी था कि वे महसूस कर सकते थे, क्योंकि उनकी जीवन शक्ति तेजी से क्रूर हर्फिलियन दुनिया से ऊपर उठ रही थी। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, सभी ने अचानक आगे से एक जोरदार युद्ध की पुकार सुनी। दुश्मन आखिरकार एक इकाई के रूप में फिर से संगठित हो गए थे और तेजी से सीधे उन पर हमला कर रहे थे। जल्दी करो, फॉर्मेशन। टिप 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 टिप। पुरुषों ने एस्टेट में बहुत लंबी लाइनें बनाईं, और जब तक वे समाप्त हुए, वे उग्र शेरों की तरह तेजी से आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने हमला किया, जेम्स ने अपने तीसरे कमांडर को देखा और सिर हिलाया। अभी उन्हें मिस्टर डेथ के नक्शे का उपयोग करके मुख्य भवन में घुसना था। बिजली की तरह कई लोगों ने तुरंत जेम्स और 200 अन्य शूरवीरों के चारों ओर एक विशाल ढाल बना ली। चिपक जाओ। ढालें उनके आसपास के सभी लोगों से लड़ रही थीं, क्योंकि वे जेम्स और 200 लोगों को युद्ध के मैदान से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और मुख्य इमारतों के पीछे के मार्ग के करीब। मर जाओ, चिपको। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, कुछ दुश्मनों ने जल्दी से एली की मानव ढाल को घेर लिया और उन सभी को मारने की कोशिश की। महाराज, मुझे ढाल को आगे ले जाने दो, उनके तीसरे कमांडर ने कहा। जल्दी से उसने मानव ढाल के केंद्र से अपना रास्ता बनाया और दुश्मन शूरवीरों को भगाने की पूरी कोशिश की। उसका मुख्य लक्ष्य महामहिम के समूह को आगे बढ़ाते हुए लड़ना था, और थोड़ी देर बाद वे आखिरकार एक विशाल प्राचीन दिखने वाले दरवाजे पर पहुंच गए। विशाल भारी नक्काशी वाला प्राचीन दरवाजा लोहे से जड़ा हुआ था और उस पर एक सुनहरी डोरी लगी हुई थी। दरवाजे पर 100 साल पुराने निशान इसकी प्राचीन सुंदरता को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। दरवाजे के हैंडल पर कई उगी हुई बेलें लगी हुई थीं, जो उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं, जिससे दरवाजे में रहस्य का एहसास हो रहा था। लेकिन इस जगह की खूबसूरती की परवाह किसे है? इसे अभी तोड़ो। थोड़ी देर बाद धमाका। लोगों ने दरवाजा खोलने में सफलता प्राप्त की थी और लात मारकर उसे पूरी तरह से खोल दिया था। वास्तव में वे सभी इस पूरे समय इसे खोलने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
दरवाजे के दूसरी तरफ कई दुश्मन पहरेदारों ने दरवाजे को घेर लिया था और दरवाजे पर अपना वजन डालने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए जेम्स की टीम कार्रवाई के लिए तैयार थी और उन्होंने जल्दी से कमजोर डरपोकों को नीचे धकेल दिया। या तुरंत दुश्मन शूरवीरों ने, जिन्हें एक तरफ धकेल दिया गया था, इन घुसपैठियों को रोकने की पूरी कोशिश की। बेशक कुछ लोग पीछे मुड़े और भाग गए, क्योंकि वे इस मामले की रिपोर्ट अपने मालिक को भी करने जा रहे थे, लेकिन जेम्स उन्हें दूर कैसे जाने दे सकता था। सभी 200 शूरवीरों ने हमला किया और जल्दी से 29 को हरा दिया जो दरवाजे की रखवाली कर रहे थे। वास्तव में ये बहुत ज्यादा था। छुरा घोंपना, काटना, छुरा घोंपना, छेदना, छुरा घोंपना, आह। खैर, अब जब वे इस छोटी सी बाधा से निपट चुके थे, फ्लैश की तरह वे तेजी से अपने सामने लंबे घुमावदार गलियारे से भागे। जब वे गर्व से भागे तो जेम्स की हृदय गति लगातार बढ़ गई, जैसे कि एली की मृत्यु के विचार से वह उत्साह से धड़क रहा था। बस थोड़ा और सिंहासन आखिरकार उसका हो जाएगा। सुरंग से बाहर आते ही उन्हें तुरंत कई अन्य पहरेदारों ने स्वागत किया जो उस समय एक विशाल कांस्य रंग के दरवाजे के चारों ओर खड़े थे। फिर से उन्होंने अपना रास्ता बनाया और मुख्य भवन के भीतर एक विशाल भव्य हॉल में पहुंचने से पहले 3 अन्य दरवाजों से गुजरे। महाराज, मुझे लगता है कि वे अंदर हैं, उनके तीसरे कमांडर ने कहा। जेम्स ने सिर हिलाया और शूरवीरों ने तुरंत कांस्य रंग का दरवाजा खोलने की कोशिश की। बूम! दरवाजा खोला गया और जेम्स एक गौरवशाली राजा की तरह अंदर चला गया। आखिरकार उसके सपने हकीकत बन गए। ओह, उसने इस दिन का कितना इंतजार किया था। जब वह अंदर आया तो उसकी मुस्कान चेशाया बिल्ली की तरह चौड़ी थी। गर्व और दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहा था। बड़े भाई, क्या तुम हमेशा सबसे होशियार नहीं थे? क्या पिताजी ने तुम्हें अपना सारा प्यार नहीं दिया? क्या तुम अछूत नहीं थे? हा, ये दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारा अंत होगा, मेरे प्यारे बड़े भाई अली। जेम्स 7वें आसमान पर था, क्योंकि उसे लगा कि इस दिन को कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन बेशक जिंदगी हमेशा किसी को पीछे से काटने का तरीका रखती है। जेम्स मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसके सामने खड़े आदमी पर एक नजर पड़ी और उसके होंठ गुस्से से कांप उठे। नहीं, तुम यहाँ क्यों हो? 243। नहीं, तुम यहाँ क्यों हो? जेम्स के सामने उसका दूसरा भाई खड़ा था, कॉनर अपनी मेज के पास बॉस की तरह खड़ा था, जबकि उसके अधीनस्थ सभी राष्ट्रपति की तरह उसके चारों ओर पहरा दे रहे थे। जेम्स के दरवाजा तोड़ने से पहले कमरे के अंदर कॉनर के सभी लोग फिर से इकट्ठा हो गए थे और उसके चारों ओर एक ढाल बना ली थी। उन्होंने अपने दुश्मनों को बाहर रखने के लिए दरवाजे के चारों ओर कई चीजें भी रखी थीं, लेकिन जाहिर है वे सभी अपने दुश्मनों द्वारा धकेल दिए गए थे। जैसे जैसे दरवाजे के बाहर से धमाकों की आवाज तेज होती गई, कॉनर और उसके आदमियों ने खूनी लड़ाई की तैयारी में अपनी तलवारें निकाल लीं। जल्द ही वह अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करने वाला था। जेम्स के दरवाजा खोलने से पहले और एक गर्वित मोर की तरह अंदर जाने से पहले यही उसके विचार थे। कॉनर ने पहले जेम्स को उलझन में देखा, जो बाद में गुस्से में बदल गया। कुछ समय पहले उसने मिस्टर डेथ के साथ एक सौदा किया था। मिस्टर डेथ ने उसे बताया था कि एली का शिविर इस शहर के बाहरी इलाके में कहीं है, इसलिए 4 दिन पहले वह मिस्टर डेथ के अनुरोध पर इस एस्टेट में आ गया था। उसकी योजना मिस्टर डेथ का यहाँ इंतजार करने की थी, इससे पहले कि वे दोनों मिलकर एली के शिविर की ओर बढ़ें। अब शाम को वापस आते हैं। जब उसके आदमियों ने बताया कि उन पर हमला हो रहा है, तो उसने सोचा था कि एली को उसकी योजना का पता चल गया है और वह उससे हमेशा के लिए निपटने के लिए यहाँ आया है। लेकिन किसने सोचा होगा कि यह उसका बेवकूफ़ छोटा भाई जेम्स होगा। मुझे तुमसे भी यही सवाल पूछना चाहिए, जेम्स, तुम मुझे क्यों मारना चाह रहे हो? कॉनर ने डराने वाले लहजे में कहा। वह इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर सका। वास्तव में वह एली या किसी अन्य शूरवीर के अधीन मरने को तैयार था, लेकिन जेम्स के हाथों मरना उसके लिए सबसे शर्मनाक बात होगी जिसका वह कभी सामना कर सकता है। यह उसकी प्रतिष्ठा पर एक गंभीर दाग था, और अगर वह मर भी जाता तो उसे यकीन था कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। उसके हिसाब से जेम्स के द्वारा अपना जीवन समाप्त करने की अपेक्षा उसके लिए मौके पर ही आत्महत्या कर लेना बेहतर था। नहीं बड़े भाई, मुझे लगता है कि यह सब एक गलतफहमी है। मैं तुम्हें कैसे मारने की कोशिश कर सकता हूँ? मुझे लगा कि तुम बड़े भाई अली हो, इसलिए मैं अंदर घुस आया, जेम्स ने बेचैनी से कहा, क्योंकि उसने कॉनर की नज़र से बचने की पूरी कोशिश की। वह अभी भी काया था, और जब भी कॉनर उस पर चिल्लाता तो वह अवचेतन रूप से डर से चीख उठता। उसकी आवाज़ चूहे जितनी धीमी हो गई, क्योंकि वह अपने इस बड़े भाई को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जरूर वह कॉनर को भी मारना चाहता था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकता। अंदर आने से पहले मिस्टर डेथ ने कहा था कि एली के साथ कमरे में हमेशा लगभग 50 लोग होते हैं, लेकिन अब स्थिति अलग थी। सबसे पहले ये कॉनर था, एली नहीं। दूसरे, कॉनर के चारों ओर लगभग उतने ही गार्ड थे जितने उसके पास थे। और तीसरा, उसे यकीन नहीं था कि मिस्टर डेथ कॉनर को नीचे गिराने में उसकी मदद करेंगे या नहीं।
साथ ही उसका ये भाई एक गुस्सैल व्यक्ति था जो बेचैनी से लड़ना पसंद करता था। कोई भी गलत कदम उसके चेहरे पर मुक्का मार सकता था, इसलिए उसने फिलहाल शांत रहने का फैसला किया। लेकिन वह इस उलझन के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाया। क्या हो रहा था? मिस्टर डेथ एली और कॉनर को कैसे भ्रमित कर सकते थे? कॉनर भी यही सोच रहा था। हालांकि उसे अपने भाई का सिर डंडे से भूनने का मन कर रहा था, फिर भी वह इस मामले की तह तक जाना चाहता था, ताकि अंत में उसे पता चल जाए कि उसे और किसको भूनना है। बेशक उसे लड़ाई करना पसंद था, लेकिन भले ही वह एली जितना होशियार न हो, फिर भी उसका दिमाग ज्यादातर लोगों से बेहतर था। स्थिति के बारे में कुछ ऐसा था जो उसे ठीक नहीं लगा। ये सब कुछ इतना अजीब था कि इसे संयोग नहीं कहा जा सकता। रुको, तुमने कहा था कि तुम बड़े भाई एली को मारने आए हो? कॉनर ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बड़े भाई, मैंने एक हत्यारे से उसे मारने के लिए कहा, और हमने आज रात ऐसा करने की योजना बनाई। जेम्स ने उत्सुकता से उत्तर दिया, क्योंकि उसकी आंखें कॉनर की ठंडी निगाहों से मिलीं। हत्यारा, कॉनर ने गहरी सोच में डूबे हुए बड़बड़ाया। ये हत्यारा कौन था? वह मैं नहीं कह सकता बड़े भाई, जेम्स ने अजीब तरह से अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए उत्तर दिया। क्या मजाक है? वह अभी भी चाहता था कि मिस्टर डेथ कॉनर को मार डाले, तो अब वह कुछ कैसे कह सकता था? उसे डर था कि अगर उसने कबूल कर लिया तो मिस्टर डेथ उसे हमेशा के लिए यहाँ छोड़ देगा। कॉनर ने आंखें मूंद लीं, इस कृतघ्न भाई को ठंडे मन से देखा और व्यंग्य किया। जेम्स, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, अभी कह दो, नहीं तो तुम मेरे हाथों मर जाओगे। थूक। उसने जल्दी से अपनी कमर से म्यान की बेल्ट निकाली और उसे अपनी मेज पर बड़े करीने से रख दिया। ज्यादातर लोग तलवारें हाथ में और म्यान कमर में बांधकर लड़ना और भागना पसंद करते हैं, लेकिन कॉनर को म्यान बोझ लगता था, इसलिए जब भी वह गंभीरता से लड़ना चाहता था तो वह युद्ध में उतरने से पहले अपनी म्यान फेंक देता था। जेम्स के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया, क्योंकि उसे तुरंत समझ आ गया कि उसका बर्बर बड़ा भाई क्या करने वाला है। भगवान के लिए, वह अभी भी बुरी तरह घायल था, और भले ही वह कुछ समय तक चल और दौड़ सकता था, लेकिन अगर वह कोई भी कठोर गतिविधि करता तो उसके घाव तुरंत खुल जाते। अभी वह या तो सिर्फ तमाशा देख सकता था या भाग सकता था। लड़ना निश्चित रूप से कोई विकल्प नहीं था। हम इस बारे में बात कर सकते हैं बड़े भाई, इसलिए कृपया शांत हो जाओ। मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझे मारने के बारे में मजाक कर रहे हो, है न? जेम्स ने बेचैनी से कहा, कॉनर और उसके आदमियों से दूर हटते हुए, जो उसके करीब आ रहे थे। तुम मुझे इतने लंबे समय से जानते हो छोटे भाई, तो बताओ, तुमने मुझे कब मजाक करते देखा है? हत्यारे का नाम बताओ और मैं तुम्हें जाने दूंगा। जेम्स चुप रहा, क्योंकि वह घबराहट में कॉनर को देख रहा था। ऐसा लगता है कि तुम सच में मरना चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हारी मौत की इच्छा पूरी करके तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जेम्स के पैर नर्म पड़ गए जब उसने देखा कि कॉनर पूरी गति से उसकी ओर भाग रहा है। अगर वह कुछ नहीं कहता तो उसका यह पागल भाई उसे सच में मार डालता। उसने सोचा था कि मिस्टर डेथ अब से किसी भी पल बाहर आ जाएगा और कॉनर को मार देगा। वास्तव में उसे लगभग पूरा भरोसा था कि मिस्टर डेथ उसे बचा लेंगे, लेकिन कॉनर जितना करीब आता गया उसका आत्मविश्वास उतना ही कम होता गया। मिस्टर डेथ ने कॉनर पर अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? क्या उसने वाकई उसे छोड़ दिया था? लानत है। रुको, मैं बात करूंगा। यह मिस्टर डेथ था। यह मिस्टर डेथ था। चुप्पी। जो लोग युद्ध में शामिल होने वाले थे वे रुक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके दोनों नेता भी रुक गए हैं। अरे, कॉनर ने चिल्लाया और पहले से ही भयभीत जेम्स को तुरंत डरा दिया। क्या हुआ बड़े भाई? चलो, प्यारे छोटे मूर्ख भाई, क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? कॉनर ने चंचलता से पूछा। जेम्स ने अपना सिर बड़ा चढ़ाकर हिलाया, क्योंकि वह अभी भी बहुत डरा हुआ था। कुछ समय पहले वह शपथ ले सकता था कि उसने अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी को चमकते हुए देखा था। जब कॉनर उसका सिर काटने से बस कुछ सेकंड दूर था, सदमे और डर ने उसके दिमाग को कुछ पल के लिए काम करना बंद कर दिया था। तुम्हें पता है क्या, मैंने एली से निपटने के लिए मिस्टर डेथ को भी काम पर रखा था। तो बताओ, हमारे लिए इसका क्या मतलब है? कॉनर ने जेम्स की तरफ देखा, जो छिपकली की तरह अपना सिर हिलाता रहा और उसे पीटने का मन कर रहा था। इतना मूर्ख काय उसके साथ सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बारे में कैसे सोच सकता है? स्वर्ग वास्तव में अंधा था। कितना धीमा दिमागहीन व्यक्ति, कॉनर के आदमियों ने सोचा। इसका मतलब है कि हमें फंसाया गया है, कॉनर ने जेम्स के सिर के पीछे थप्पड़ मारते हुए कहा। और एक पल की खामोशी के बाद जेम्स की आंखें आखिरकार चमक उठीं। हमें फंसाया गया था, जेम्स ने चौंक कर कहा। हे भगवान, बेशक तुम्हें फंसाया गया था, एक परेशान रहस्यमयी आवाज चिल्लाई। तुरंत सभी ने पीछे मुड़कर देखा कि यह कौन था। कॉनर और जेम्स की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि आवाज का मालिक कौन था। ये तुम हो, उन्होंने चिल्लाया। माफ करना, मैं देर से आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं अभी तक पार्टी मिस नहीं कर पाया हूँ, रहस्यमयी मिस्टर डेथ ने कहा, जो अपने आदमियों के साथ दरवाजे पर खड़ा था। कॉनर ने डेथ को ठंडे अंदाज में देखा।
और गुस्से में अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। तुम हमें देख रहे हो? जेम्स ने डर कर कहा। हाँ, हमने ये पहले ही स्थापित कर लिया है। ईमानदारी से, क्या तुम हमेशा इतने धीमे होते हो? यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें ये सरल तर्क समझाने में परेशान हो रहा हूँ। जेम्स ने डर कर कहा। हाँ, वह गुस्से में था, लेकिन वह मिस्टर डेथ और उसके बगल में खड़े आदमियों से भी डर रहा था। लेकिन तुमने हमें क्यों फंसाया? तुम किसके लिए काम कर रहे हो? कॉनर ने अपने गुस्से को छिपाने की कोशिश करते हुए पूछा। डेथ अपने मुखौटे के नीचे मुस्कुराया और धीरे धीरे अकेले कमरे में चला गया, जबकि उसके आदमी दरवाजे पर खड़े थे। क्या तुम सब कोई खेल खेलना चाहोगे? चुप्पी। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पुरुष इस बात को लेकर भ्रमित थे कि उन्होंने अभी क्या सुना है। क्या ये सिर्फ वे ही थे, या इस नकाबपोश हत्यारे ने वास्तव में उनसे कोई खेल खेलने के लिए कहा था? मृत्यु मुस्कुराई, क्योंकि उसने उनके चेहरे को उलझन से विकृत और मुड़ते हुए देखा। सच में, वह मिशन जो उसे हमेशा पसंद था, वह वही थे जो उसके लिए दिलचस्प थे। इस बार उसके नियोक्ता ने उसे जितना हो सके उतना मजा लेने के लिए कहा था। तो क्यों न अपने दिल की इच्छा के अनुसार खेलें? हाँ, एक खेल। क्या आप सभी रुचि रखते हैं? ये सुनकर शूरवीरों को समझ में नहीं आया कि हंसें या रोएं। क्या यह आदमी उन्हें यहाँ तक लाया है सिर्फ इसलिए कि वे उसके साथ कोई बेवकूफ़ी भरा खेल खेल सकें? मेरा मतलब है, ऐसा करने के लिए किसी को कितना अकेला होना पड़ता है। जैसा कि उन्होंने सोचा कि जिस तरह से वे पिछली लड़ाई में लगभग अपनी जान गंवा चुके थे, अब उन्हें लगभग उस पर हमला करने का मन कर रहा था। भाड़ में जाओ, कौन तुम्हारे बीमार खेल खेलना चाहेगा? भाड़ में जाओ और अपने खेल को धिक्कार दो। अंडस्को। पुरुषों ने भावुक होकर उत्तर दिया और वे अपने गले की पूरी ताकत से चिल्लाए। जेम्स ने झुंझलाहट में मिस्टर डेथ को देखा। आखिर वह कोई भी खेल क्यों खेलेगा? अब से किसी भी क्षण उसके आदमी उसकी इमारत में घुसकर उसे बचा लेंगे। हाँ, वे उसके लिए आएंगे। तुम सबके पास कोई विकल्प नहीं है। अभी तुम्हारे आदमियों ने तुम्हारी पिछली लड़ाई के दौरान एक दूसरे को मार डाला है, और जो लोग इस कठिन परीक्षा से बच गए हैं, उन्हें पहले ही मेरे अपने आदमियों ने पकड़ लिया है। मेरा विश्वास करो, वे बस मुट्ठी भर थे। तो सीधे शब्दों में कहें तो आप सभी आज के बचे हुए लोगों में से 9/10 हैं। क्या ये रोमांचक नहीं है? जो कुछ वे सुन रहे थे उससे सभी चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि शायद उनके कुछ आदमी आकर उन्हें बचा लेंगे, लेकिन दुख की बात है कि उनकी उम्मीदें इस क्रूर मिस्टर डेथ ने तोड़ दी। मूर्ख, चूंकि मैं ही तुम सबको यहाँ लाया हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे पास तुम में से किसी को भी जब चाहूँ मारने का एक तरीका है। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। या तो तुम मेरा खेल खेलो या मर जाओ। चुनाव तुम्हें करना है। सभी जल्दी से शांत हो गए, क्योंकि अब उन्हें पता था कि इस आदमी के हाथ में उनकी जान है। कॉनर, जो बदमाश की बातें सुन रहा था, आखिरकार उनके बचने की संभावनाओं के बारे में आश्वस्त हो गया। तुमने कहा था कि यह एक खेल है ना? तो फिर इस खेल को जीतने पर हमें क्या मिलेगा? डेथ ने कॉनर को कुछ देर तक देखा और फिर जोर से हंसने लगा। हा, ये पहली बार है जब किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा है। हालांकि तुम बहुत गुस्सैल हो, फिर भी मुझे तुम बहुत दिलचस्प लगते हो। हाँ, मुझे तुम पसंद हो। डेथ ने कॉनर को आंकते हुए कहा। काश मैं भी तुम्हारे बारे में यही कह पाता। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुमने न केवल मेरे लक्ष्य को मारने में मेरी मदद नहीं की, बल्कि तुमने मुझे मरने के लिए भी तैयार किया। कॉनर चिल्लाया। सच, लेकिन हर कोई मरता है ना? तो क्या मैं वास्तव में यहाँ दोषी हूँ? चुप्पी। हर कोई मिस्टर डेथ की बेशर्मी पर वास्तव में हैरान था, यहाँ तक कि कॉनर और जेम्स भी हैरान थे। क्या यह अभी भी वही रहस्यमय आदमी था जिसने पहले उनमें डर पैदा किया था? उसके साथ किसने अपना व्यक्तित्व बदला था? लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मृत्यु हमेशा ठंडी और अलग थलग रहती थी, जब तक कि उसे कुछ दिलचस्प करने को नहीं मिल जाता। उसके जैसे आदमी के पास सारा पैसा, शक्ति और प्रभाव था, इसलिए वह अर्काडिना में नंबर 1 हत्यारा बनकर वास्तव में उग गया था। उसके लिए सब कुछ आसान था, लगभग कोई चुनौती नहीं थी, और उसका जीवन निरर्थक प्रतीत होता था। इसलिए जब भी उसे दिलचस्प मिशन मिलते तो वह खुश कैसे नहीं होता। ठीक है, बहुत हो गई गपशप। अगर तुम जीत गए तो तुम क्या चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा नियोक्ता कौन है। जैसे ही शूरवीरों ने कॉनर का सुझाव सुना, वे सिर हिलाए बिना नहीं रह सके, क्योंकि अगर वे कभी इस खेल से बच गए तो वे निश्चित रूप से अपराधी तक पहुंचेंगे और उसके शरीर को कई टुकड़ों में काट देंगे। ठीक है, मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मेरा नियोक्ता कौन है, लेकिन मैं अंत में आपको एक सुराग दे सकता हूं। ये कैसा लगता है? कॉनर ने स्वीकार करने से पहले कुछ देर सोचा। गेंद मिस्टर डेथ के पाले में थी, इसलिए उसके पास वास्तव में शुरू करने के लिए कोई विकल्प नहीं था। डेथ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। यह ज्यादा सही है, और बस इतना ही कि आप सभी जानते हैं, मैं विजेताओं को बाहर जाने से पहले आपको 1.5 हफ्ते तक यहाँ रखूंगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ आप सभी के पास कोई विकल्प है, इसलिए मुस्कुराएं और आराम करें, क्योंकि जल्द ही खेल आखिरकार शुरू हो जाएंगे। 245 गैंग के बेमार्ड में आने के कुछ दिन बीत चुके थे, और अब तक उनका यहाँ रहना पूरी तरह से जादुई रहा था।
उन्हें लगा कि भले ही वे यहाँ 1 साल से ज्यादा समय बिता लें, लेकिन वे बेमाड में मिलने वाली सभी सुविधाओं का पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। आज बच्चे लिटिल मोमो, लिंडा और उनके दोस्तों से मिलने जा रहे थे। पहले उन्होंने सुना था कि लिटिल मोमो 3 अगस्त को स्कूल फिर से शुरू करेगा, और चूंकि यह जुलाई का आखिरी हफ्ता था, इसलिए उन्होंने तुरंत उनके साथ जितना हो सके उतना मजा करने का फैसला किया। 4 जूनियर, हरम उम्र 9, ब्रिजेट उम्र 9, टोबियास उम्र 7 और रेबेका उम्र 6, सभी आज लिटिल मोमो के साथ एक मजेदार दिन बिताने जा रहे थे। माँ, पिताजी, क्या हम अब जा सकते हैं? हरम ने अपनी सीट पर बेचैनी से कहा। हाँ हाँ, क्या अब हम जा सकते हैं? रेबेका ने सोफे पर उछलते कूदते हुए कहा। हाँ, टोबियास और ब्रिजेट ने कहा। आमतौर पर 9 वर्षीय हरम शांत और संयमित था, लेकिन बेमाड में सिर्फ 3 दिन रहने के बाद वह तुरंत अपना आपा खो बैठा और अपनी उम्र के हिसाब से व्यवहार करने लगा। एक कुलीन व्यक्ति के रूप में उसे कभी भी अपनी मर्जी से काम करने की अनुमति नहीं थी, खासकर इसलिए क्योंकि वह एक लड़का था। वह पिछले 2 वर्षों से नाइट पेज के रूप में प्रशिक्षण ले रहा था और उसके लिए हर समय सख्त और मर्दाना दिखना जरूरी था। लेकिन कल जब उसने बाइक चलाने की कोशिश की तो उसने अपनी कठोर अभिनय वाली जीवन शैली को खिड़की से बाहर फेंक दिया और अपने जीवन में पहली बार मजे किए। लानत है, ये बहुत अच्छा लगा। टोबियास को भी ऐसा ही लगा। लड़कियों की बात करें तो वे सिर्फ 6 और 9 साल की थीं, इसलिए वे दोनों ठीक थीं। आमतौर पर पाइनो महाद्वीप में महिलाओं को 5 साल की उम्र में आसन कक्षाएं, शिष्टाचार कक्षाएं, बुनाएं आदि लेनी पड़ती थीं। एक महिला को आज्ञाकारी होने, घर के कामों में निपुण होने और कम बोलने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, ताकि उसके पति पर और अधिक मुसीबतें न आएं। जाहिर है, पुरुषों को विनम्र कठपुतली जैसी महिलाएं पसंद थीं। पाइनो महाद्वीप के आसपास के कुलीनों के लिए उन्हें कविता भी जाननी चाहिए थी और युद्ध में या बाहर रहने के दौरान पुरुष की संपत्ति, हरम और व्यवसायों को चलाना और नियंत्रित करना सीखना चाहिए। भागदौड़ नहीं करनी चाहिए, सिवाय उनके आंगनों के। सार्वजनिक रूप से जोर से हंसना नहीं चाहिए और इसी तरह की अन्य चीजें। लेकिन कैरोना की महिलाओं के लिए वे इन सभी बकवास से मुक्त थीं। उन्होंने वही किया जो वे चाहती थीं और उन्हें वही बेरोजगार मिले जो पुरुषों को मिले थे। इसलिए उन दोनों पर पाइनो महाद्वीप की अन्य महिलाओं की तरह वास्तव में प्रतिबंध नहीं थे। लेकिन फिर भी वे खुद को अत्यधिक उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक पाईं। उन्होंने खाया था और ऐसी चीजें देखी थीं जिससे उनके दिमाग सदमे से जम गए थे। तो वे बेचैन क्यों नहीं हो सकते थे? कृपया, क्या हम अब जा सकते हैं? डचेस मीना और ड्यूक सैमुअल ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, क्योंकि उन्होंने अपने प्यारे बच्चों को उत्सुकता से उछलते कूदते देखा। कल अपना मजा लेने के बाद वे अपनी उम्र भी भूल गए थे, तो वे अपने बच्चों की भावनाओं को कैसे नहीं समझ सकते थे। तुम जाओगे, लेकिन अपने दोपहर के भोजन के बाद। अब खाओ, ड्यूक सैमुअल ने कहा। समय उड़ गया और बहुत जल्दी लिटिल मोमो, लिंडा और उनके दोस्त होटल की लॉबी में आ गए। बेशक एक बार जब वे आए तो लॉबी रिसेप्शनिस्ट ने मोमो का नाम लिया और किसी को ये पुष्टि करने के लिए भेजा कि कमरों में मेहमान किसी का इंतजार कर रहे हैं या नहीं। भले ही लैंडन खुद आया हो, वे फिर भी वही काम करेंगे जब तक कि यह आपराधिक जांच ना हो। थोड़ी देर बाद बच्चे जल्दी जल्दी दौड़ते हुए नीचे आए। उनके साथ 2 गार्ड भी थे। आज हम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने उत्साह से पूछा। रुको और देखो, यह मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। हंसी हंसी, जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अंडरस्को। जब वे चले गए तो लिटिल मोमो और दूसरे बच्चे उन्हें अंतहीन चिढ़ाते रहे। अपने रास्ते में उन्होंने अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए ट्रेन पकड़ी। उनका आलीशान होटल डिस्ट्रिक्ट डी में था और हालांकि वे जिस जगह जा रहे थे वह उसी डिस्ट्रिक्ट में था, फिर भी यह कुछ दूर था। यह ऊपरी क्षेत्र के डाउनटाउन जैसा था। उनका होटल मुख्य राजमार्ग के करीब था, लेकिन जिस स्थान पर वे जा रहे थे वह जिले के अंदर था। वे अपने स्थान पर बस से जा सकते थे, लेकिन आज छोटे मोमो ने उन्हें ट्रेन का उपयोग करना सिखाने का फैसला किया। वे यहाँ आने के बाद से ही बस का उपयोग कर रहे थे और आज वे पहली बार बस में कदम रखने वाले थे। वे ट्रेन स्टेशन तक पैदल गए और छोटे मोमो और उसके दोस्तों ने जल्दी से दिखाया कि वे नक्शे पर कहाँ हैं और वे आगे कहाँ जा रहे हैं। गार्ड ने अतिरिक्त ध्यान दिया ताकि अगली बार वे अपनी यात्राएं भी अकेले कर सकें। ये प्लेटफॉर्म 4 है और चूंकि अभी समय दोपहर 1:08 बजे है, इसलिए हमें 104 ग्रिंगो ट्रेन लेनी होगी जो अब से कुछ ही समय बाद आ जाएगी। ओह, और अगर आप कभी खो जाएं तो 101 पॉटर ट्रेन या 109 वीसली ट्रेन वापस लें। और अगर आपका नक्शा खो गया है और आपको ट्रेन का समय देखना है तो परेशान न हो, बस कोई भी ट्रेन स्टेशन ढूंढ लें और आप जाने के लिए तैयार हैं। सभी ट्रेन स्टेशनों और ट्रेन स्टॉप की दीवारों पर बड़े बड़े नक्शे लगे हुए हैं। ट्रेन आ चुकी थी। बच्चे और उनके गार्ड सभी ट्रेन नामक इन चीजों पर आश्चर्यचकित थे। वे उन बस की गाड़ियों से बड़ी थीं और सीटें भी ज्यादा फैली हुई थीं। एक आवाज भी थी जो लोगों को याद दिलाती थी कि यह कौन सा स्टॉप है, और इसके अंदर कई खंभे और लटकी हुई रस्सियां थीं ताकि अगर लोगों के पास सीटें न हो तो वे उन्हें पकड़ सकें। संक्षेप में उन्हें लगा कि यह बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था।
यात्रा छोटी थी और बहुत जल्दी वे आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए थे। पिंग, अब जॉनथन स्ट्रीट पर रुक रहे हैं, एक तेज आवाज ने कहा। यह आ गया है, चलो चलते हैं। हाथ पकड़ो, लिंडा ने अपनी नन्ही मोमो का हाथ पकड़ते हुए कहा। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनें बसें नहीं हैं। बसों में ड्राइवर आपके समय लेने और बाहर निकलने का इंतजार करता है, लेकिन ट्रेनों में आपके पास बाहर निकलने के लिए सीमित समय होता है। एक बार वह अपनी धीमी गति के कारण अपनी धीमी गति को भूल गई थी। उस समय उसने अपनी किताब को जिप वाले बैग में रखने में समय लिया था और फिर ट्रेन के दरवाजे की ओर बिना किसी जल्दबाजी के खड़ी हुई और चल पड़ी। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो दरवाजा उसके ठीक सामने बंद हो गया, जिससे उसे अपनी सीट पर वापस जाना पड़ा और अगले स्टॉप पर उतरना पड़ा। अच्छा, फिर कभी नहीं। चलो चलो, जल्दी से हाथ पकड़ो और चलो। ट्रेन से उतरने के बाद बच्चे कुछ देर तक चलते रहे, जब तक कि वे आखिरकार एक 5 मंजिला विशाल इमारत के सामने नहीं पहुंच गए। हम यहाँ हैं, ये पूरे बेमार्ग में मेरी पसंदीदा जगह है, लिटिल मोमो ने उत्साह से कहा। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ब्रिजेट ने उत्सुकता से पूछा। गो कार्ट रेसिंग। जैसे ही वे इमारत में घुसे उन्होंने देखा कि यहाँ कई अन्य बच्चे और वयस्क भी गो कार्ट रेसिंग के लिए आए हुए हैं। मैं भूल गया, चूंकि आप लोग नए हैं इसलिए आपको गाड़ी चलाने से पहले MJ लाइसेंस लेना होगा। लेकिन चिंता न करें, इस पहली मंजिल पर आप ये लाइसेंस कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, मोमो ने कहा। गो कार्ट रेसिंग के लिए लैंडन ने धरती पर बुनियादी मानक नियमों का पालन किया था और इसे यहाँ लागू किया। 5-10 वर्ष की आयु से बच्चे गो कार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें MJ लाइसेंस मिनी जूनियर लाइसेंस प्राप्त करना होगा। मूल रूप से उन्हें उनके सुरक्षा गियर, गोकार्ट को संचालित करने के तरीके आदि के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, और उनके पूरा होने के बाद उन्हें कार्टिंग के लिए 6 महीने का MJ लाइसेंस मिलेगा। साथ ही इस आयु वर्ग के लिए भले ही उनके गोकार्ट तेज हों, लेकिन वे वयस्कों के गोकार्ट जितने तेज नहीं होंगे। सुरक्षा कारणों से इन मिनी जूनियर कार्ट की अधिकतम गति को काफी कम कर दिया गया है। 11-14 वर्ष की आयु से बच्चों को अब मिनी जूनियर के बजाय जूनियर माना जाता है, और यहाँ उन्हें अपना J लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जो हर साल समाप्त हो जाएगा, और अंत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को अब वयस्क माना जाएगा, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा संबंधी जानकारी मिलेगी। साथ ही एक A लाइसेंस भी मिलेगा, जो हर 2 साल में समाप्त हो जाएगा। गो कार्ट रेसिंग के लिए लैंडन ने इसमें जो एकमात्र बदलाव किया था वह था लाइसेंस जोड़ना। उनके लिए सुरक्षा संबंधी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए वे चाहते थे कि मेहमानों को लगातार उनके बारे में याद दिलाया जाए, भले ही उन्हें अपने समाप्त हो चुके लाइसेंस को समय समय पर नवीनीकृत करना पड़े। इमारत की संरचना के लिए भूतल सुरक्षा समीक्षा, लाइसेंस परीक्षण, अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए था। ऊपर की ओर बढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर मिनी जूनियर के लिए कार्टिंग करने के लिए एक विशाल इंडोर ट्रैक था, और उसके बाद तीसरी मंजिल पर जूनियर के लिए एक इंडोर ट्रैक था, जबकि चौथी मंजिल पर वयस्कों के लिए ध्यान केंद्रित किया गया था। 5वीं मंजिल पर इसमें कॉन्फ्रेंस रूम, कर्मचारियों, अकाउंटेंट आदि के लिए कार्यालय थे। इसके अलावा प्रत्येक मंजिल पर एक शौचालय और एक उपकरण फिटिंग क्षेत्र था, और भोजन और पेय के लिए कोई भी ग्राउंड फ्लोर के भीतर विशाल फूड कोर्ट में जा सकता था। अब आपको ये जानना चाहिए कि लैंडन ने बाहरी स्थितियों के बारे में भी सोचा था, इसलिए उन्होंने गो कार्ट रेसिंग के लिए 2 एस्टेट के आकार की भूमि आवंटित की थी। विशाल इमारत के पीछे आपको 3 मुख्य ट्रैक मिलेंगे जो सभी 4 फीट ऊंची बाड़ से विभाजित हैं। एक खंड मिनी जूनियर के लिए था, दूसरा जूनियर के लिए, और आखिरी वयस्कों के लिए। प्रत्येक ट्रैक हास्यास्पद रूप से बड़ा था, जिसमें रेसेस के लिए बारी बारी से दौड़ने, छोटी ढलानों पर चढ़ने और उतरने के लिए पर्याप्त जगह थी। और इसी तरह इसके अलावा प्रत्येक ट्रैक स्पेस में ड्राइवरों के लिए एक बहुत छोटी 2 मंजिला खाली कार पार्क जैसी जगह थी, जिस पर वे गाड़ी चला सकते थे। वे दूसरी मंजिल तक ऊपर की ओर बढ़ते हुए गाड़ी चलाते थे, और अंत में एक ढलान वाले पुल पर नीचे की ओर गाड़ी चलाते थे। लैंडन ने इस भाग के लिए नियाग्रा फॉल्स एम्यूजमेंट पार्क शैली का उपयोग किया था, 2 पूरी संपदाओं को फिट करने के लिए एक भूमि स्थान के साथ। लैंडन ने सभी सवारों के लिए सवारी को महाकाव्य बनाने का विकल्प चुना। निष्कर्ष में इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के गोकार्टिंग विकल्पों के साथ आकर्षण स्थल निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता होने जा रहा था। अगर आउटडोर ट्रैक भरे हुए थे तो लोग इंडोर खेल सकते थे, और इसके विपरीत, और अगर बारिश हो रही थी या बर्फबारी हो रही थी तो रेसर इंडोर में भी मौज मस्ती कर सकते थे। बच्चों और उनके गार्ड ने अपने लाइसेंस प्राप्त करने में लगभग 40 मिनट बिताए। वे प्रशिक्षण गो कार्ट में बैठे थे और उन्हें कार्ट को चलाने के तरीके के बारे में निर्देश दिए गए थे। उनसे ये भी पूछा गया था कि क्या उन्हें दिल की समस्या या अन्य बीमारियां हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे कुछ भी न छिपाएं, कर्मचारियों ने गार्ड से भी इसके बारे में पूछा था। बहुत जल्दी कर्मचारियों ने टाइपराइटर से उनके नाम लिखे, उसे काटा, उस पर हस्ताक्षर किए, उस पर मुहर लगाई, प्लास्टिक के आवरणों में बांधा, और अंत में उन्हें सौंप दिया। यह आपकी पहचान का हिस्सा है, इसे हमेशा सुरक्षित रखें। सभी ने गहराई से सिर हिलाया, क्योंकि यह उनका पहला दस्तावेज था जिस पर उनके नाम थे।
गार्डों ने भी अपना नाम लिया और जल्दी से उसे अपने नेपस में रख लिया, मानो यह कोई गुप्त दस्तावेज हो। आज उन्हें अपने टेस्ट के दौरान इन खतरनाक लड़कों को चलाने का मीठा स्वाद मिला था। जरूर वे अब ड्यूटी पर थे, लेकिन कल कोई और उनकी शिफ्ट भी ले लेगा। तब तक वे निश्चित रूप से यहाँ वापस आएंगे, चाहे कुछ भी हो। जब वे मिनी जूनियर के लिए आउटडोर ट्रैक की ओर बच्चों का पीछा कर रहे थे, तो वे अवचेतन रूप से अपनी जेबों को छू रहे थे, इस डर से कि उनके लाइसेंस किसी तरह जादुई तरीके से उनके बटुए से और उनकी जेबों से बाहर निकल जाएंगे। कोई कभी नहीं जान सकता। आखिरकार बेमाड एक जादुई जगह थी, इसलिए कुछ भी संभव था। आप लोग आखिरकार यहाँ आ गए। जल्दी 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 करो, ये दौड़ खत्म होने वाली है। जल्द ही अगली दौड़ का समय हो जाएगा, लिंडा चिल्लाई, क्योंकि उसने तुरंत उन्हें आते देखा। फ्लैश की तरह वे जल्दी से दौड़े और दौड़ खत्म होने का इंतजार किया। 2 मिनट और वे अपनी कार्ट में बंधे और जाने के लिए तैयार थे। हरमन ने लाल बत्ती को उत्सुकता से देखा। उसे बताया गया था कि लाल का मतलब है रोकें, पीले का मतलब है तैयार हो जाओ, और हरे का मतलब है जाओ। जैसे ही वह लाल रंग की काली कार्ट में बैठा, उसका दिल उत्सुकता से जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि समय पूरी तरह से रुक गया है, क्योंकि उसके आसपास की सभी आवाजें उसके दिमाग के भीतर से डूब गई थीं। वह युवा और जीवंत महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया, हे भगवान, ये कैसा एहसास था। उसने अपने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया और अपने लाल रंग के हेलमेट के नीचे शानदार ढंग से मुस्कुराया। जैसे ही उसने लाइट को पीले रंग में बदलते देखा, यही है, उसने सोचा। हरा रिररमम, वह चला गया। शुरुआत करते हुए उसने तेजी से कई अन्य लोगों को पीछे छोड़ दिया जो उसके बगल में थे। रमम, धिक्कार है। कोई उसके आगे नाचता रहा ताकि वह पीछे रहे। हम आज नहीं। उसने साफ सुथरी घास को देखा और एक मौका लेने का फैसला किया। वे अगले मोड़ पर पहुंच सकते थे। रमम, ओह नहीं, घास बहुत फिसलन भरी थी और सड़क से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसे लग रहा था कि उसका कार्ट लगभग नियंत्रण खो रहा है। लेकिन आने वाले मोड़ को देखते हुए उसे पता था कि अगर वह ट्रैक पर वापस नहीं आया तो वह साइड में टायर की दीवारों टायर के एक बड़े ढेर से टकरा जाएगा। उसने अपने दांत भींचे और अपने स्टीयरिंग व्हील को जोर से दाईं ओर मोड़ दिया। रमम, वह मोड़ से पहले सफलतापूर्वक ट्रैक पर वापस आ गया था और उस परेशान करने वाले व्यक्ति को भी पीछे छोड़ दिया था जो उसके सामने नाच रहा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह उसकी अपनी बहन ब्रिजेट थी। ताली ताली ताली। जब वह मुड़ा तो लाइन में इंतजार कर रहे कई अन्य बच्चों ने, साथ ही मजदूरों ने भी जोरदार ताली बजाए। इससे पहले उनमें से कई उसे देखकर ही अपनी सीटों के किनारे पर आ गए थे। शानदार, बेहतरीन, अरे मुझे उस रेसर जितना अच्छा बनना है। अंडरस्को। जब दर्शक जयकार कर रहे थे तो कार्ट में बैठा व्यक्ति खुशी से मुस्कुरा रहा था। इसलिए नहीं कि वह उन्हें सुन सकता था, बल्कि इसलिए कि वह अपने दिल के भीतर से विस्फोटक भावना को रोक नहीं पा रहा था। ये भावना, वह इसे हमेशा के लिए सुरक्षित रखना चाहता था। मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूं, उसने सोचा। दिन के अंत में वह उनमें से एकमात्र नौसिखिया था जिसने इसे सही किया। उसकी एक बहन टायरों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जबकि दूसरी सबसे आखिरी में आई। जहां तक उसके भाई की बात है, वह भी टायरों से कुचला गया। यह महाकाव्य था। उन्होंने कुछ और घंटों तक दौड़ लगाई, और जब वे थक गए तो वे अपना पेट भरने के लिए फूड कोर्ट की ओर चल पड़े। वे उत्साह से बैठ गए और अपने अनुभवों के बारे में बात की, जैसे प्यार में पागल किशोर। मुझे ये गो कार्ट रेसिंग चीज बहुत पसंद है। मुझे भी। भाई, तुम वहां कमाल के थे। हाँ, तुमने इतनी तेजी से वह मोड़ कैसे लिया, ये कमाल का था। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मैंने कोशिश की होती तो मैं शायद उन काली दीवारों टायरों से टकरा जाता। काली दीवारें, तुम्हारे मामले में तुम शायद पूरी संपत्ति पर उड़ जाते। हा। अंडरस्को। बच्चे खुशी से हंसे और भूखे शेरों की तरह अपना खाना चबाने लगे। सचमुच आज का दिन उन सभी के लिए बहुत ही आनंदपूर्ण रहा। 247। पिछले कुछ दिनों में लैंडन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। साथ ही सांता और उसके साथियों का मनोरंजन भी कर रहा था। राज्याभिषेक समारोह में बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए निश्चित रूप से वह मधुमक्खी की तरह व्यस्त होगा। आज वह जहाज निर्माण उद्योग में जा रहा था, तैयार उत्पादों को नव स्थापित मछली पकड़ने के उद्योग में स्थानांतरित करने में सहायता करने के लिए। मार्च की शुरुआत में उद्योग के पूरा होने के बाद से श्रमिक उद्योग के भीतर 4 मुख्य परियोजनाओं पर काम करने में व्यस्त थे। वाणिज्यिक मछली पकड़ने के जहाज, समुद्री युद्धपोत, तटीय रक्षक जहाज और मालवाहक जहाज। अब तक वे इन जहाजों पर 5 महीने से काम कर रहे थे और 4 में से केवल 2 श्रेणियां ही पूरी हुई थीं। ये सभी जहाज विशाल जहाज निर्माण गोदामों में बनाए जा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे धरती पर बनाए जाते थे। कर्मचारी जहाज के धातु के फ्रेम और बाहरी प्लेटों को उसके विशाल शरीर से जोड़ने के लिए बड़ी विद्युत चालित मशीनों को नियंत्रित करेंगे। बेशक श्रमिक दीवारों को रंगते थे, जहाजों के नियंत्रण सिस्टम, दरवाजे, खिड़कियां वगैरह लगाते थे। मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए वे आमतौर पर आकार में छोटे होते थे और कुल मिलाकर केवल 2 डेक होते थे।
इसलिए इन मशीनों की मदद से श्रमिक 3 सप्ताह के समय में एक मछली पकड़ने वाला जहाज बनाने में सक्षम थे। इस विभाग के तहत काम करने वाले 100 श्रमिकों वाली 2 मुख्य टीमों में विभाजित थे। सभी अधिक से अधिक मछली पकड़ने वाले जहाज बनाने के लिए समर्पित थे और इन 5 महीनों के दौरान बेमार्ड ने सफलतापूर्वक 10 मछली पकड़ने वाले जहाज बनाए थे। ये 13 भी हो सकते थे, लेकिन निर्माण की शुरुआत में श्रमिकों ने यहाँ वहाँ कुछ गलतियाँ की, जो व्यावहारिक रूप से ठीक था। ये सब सीखने की प्रक्रिया में था। उत्पादों का निरीक्षण करने के बाद लैंडन तुरंत कार्गो शिप विभाग की ओर बढ़ गया। कार्गो जहाज़ों के लिए निश्चित रूप से उनके लिए अलग अलग आकार थे, इसलिए अभी तक केवल सबसे छोटे आकार का ही निर्माण पूरा हुआ था। हालांकि धरती पर कई तरह के कार्गो जहाज मौजूद थे, लैंडन ने सिर्फ उन्हीं का निर्माण करना चुना जिनमें कार्गो को अंदर रखना जरूरी था। बड़े कंटेनरों को खुले में रखने वाले कार्गो जहाज निश्चित रूप से नहीं थे। संक्षेप में, लैंडन ने इंडोर कार्गो जहाज़ों के लिए 3 मुख्य आकार तय किए थे। ग्राउंड फ्लोर के नीचे 2 डेक, ग्राउंड फ्लोर के नीचे 5 डेक। बेशक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इनमें से प्रत्येक विकल्प में मुख्य डेक के पीछे और सामने कई 2-3 मंजिल की इमारत संरचनाएं होंगी। ये जहाज लेआउट सभी मानक कार्गो जहाज डिजाइन थे जिनका इस्तेमाल धरती पर किया जाता था। वास्तव में कुछ कार्गो जहाज़ों में डेक के स्तर से 8 से 9 मंजिलें हो सकती थीं, क्योंकि उन्हें कारों और दूसरे बड़े सामानों को ले जाने की ज़रूरत होती थी। अभी लैंडन को लगा कि डेक के नीचे 8-9 मंजिलें बहुत ज़्यादा होंगी, इसलिए उन्होंने अभी के लिए अधिकतम 5 मंजिलें रखने का विकल्प चुना। बेशक भले ही ये मंजिलें डेक के नीचे होंगी, इसका मतलब यह नहीं था कि वे समुद्र तल से नीचे होंगी। क्रूज जहाज़ों की तरह या टाइटैनिक में इस्तेमाल किए गए जहाज की तरह डेक समुद्र तल से बहुत ऊपर था। वैसे भी अभी कर्मचारी केवल एक प्रकार का कार्गो जहाज ही बना पाए हैं, और वह था जिसमें मुख्य डेक फ्लो के नीचे 2 डेक थे। इस विभाग के कर्मचारियों के लिए लैंडन ने उन्हें 3 के समूहों में विभाजित किया था, और इस बार प्रत्येक समूह में कुल 350 कर्मचारी थे। उन्होंने इस कार्गो जहाज को बनाने में कुल 4.5 महीने का समय लगाया था, इसलिए अब बेमार्ड के पास कुल 3 कार्गो जहाज थे। दूसरे प्रकार के लिए लैंडन ने उन पर काम करने के लिए 600 के समूह बनाए थे, जिन्हें दिसंबर में कभी भी पूरा किया जाना चाहिए। उसने आधे अधूरे जहाज़ों को देखा और जानता था कि वह उनकी प्रगति दर में तेजी नहीं ला सकता। बेमार्ड के पहले निर्यात नाविकों को स्थापित करने के लिए इंतजार करना होगा। तटीय रक्षक जहाज़ों की बात करें तो सबसे पहले तटीय रक्षकों के कर्तव्यों तक पहुंचने की जरूरत थी। सबसे पहले उन्होंने पानी के आसपास खोज और बचाव कार्य किया, चाहे लाशों की तलाश हो या बेमार्ड के तटों के आसपास छोड़े गए जहाज़ों की पहचान करना। उन्हें ये सब करना था। दूसरा, वे बेमार्ड के महासागर कानूनों को लागू करने के प्रभारी थे। चाहे कानून पर्यावरणीय हो या राजनीतिक, हर कानून का पालन करना पड़ता था। तीसरा, वे पानी के रास्ते आने वाले किसी भी दुश्मन के खतरे पर नजर रखने और मरीन को सूचित करने के लिए वहां थे। साथ ही जरूरत पड़ने पर राजनीतिक बातचीत भी करते थे। और अंत में, वे मुख्य लोग थे जो फंसे हुए जहाज़ों को तटों की ओर खींचने में सहायता करते थे। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तटीय रक्षकों को 3 प्रकार की नावों की आवश्यकता थी। टगबोट, बचाव नावें, तटीय रक्षक हथियार जहाज। टगबोट के लिए वे मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की तुलना में कुछ छोटे थे, और उनके मामले में नाव का 2/3 हिस्सा विशाल यांत्रिक इंजन सिस्टम से बना है, जो अकेले फंसे हुए क्रूज जहाज को भी खींच सकता है। इसे देखकर लोग हमेशा आश्चर्यचकित होते थे, एक छोटी नाव एक विशाल जहाज को कैसे खींच सकती है। वैसे भी बेमार्ड के पास कुल 9 टगबोट थीं। अब बचाव नौकाओं के साथ ये टगबोट से कुछ छोटी थीं। किसी को बचाते समय का बहुत महत्व था, इसलिए उनका छोटा आकार उस गति के लिए अधिक उपयुक्त था जिस पर वे यात्रा करेंगे। कुल मिलाकर बेमार्ड के पास ऐसी 24 नावें थीं। टग और बचाव नौकाओं के साथ लैंडन को लगा कि उनके पास अभी के लिए पर्याप्त है, इसलिए उन्होंने इस विभाग के सभी लोगों को तटीय रक्षकों के लिए हथियार जहाज बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। आमतौर पर तटीय रक्षकों के पास अपने अलग युद्धपोत होते थे, चूंकि वे हमेशा चौकन्ने रहते थे या हमेशा बातचीत में शामिल रहते थे। उन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखने की जरूरत थी, इसलिए उनके हथियार जहाज का आकार समुद्री युद्ध के जहाज़ों के समान होना चाहिए था। ये देखते हुए कि वे कितनी दूर तक गए थे, लैंडन ने तुरंत अनुमान लगाया था कि तटीय रक्षक जहाज़ों के पहले सेट के निर्माण से पहले 3 महीने का समय और लगेगा। जहां तक समुद्री युद्ध के जहाज़ों की बात है, वे भी लगभग उसी समय सीमा के आसपास पूरे हो जाएंगे। अब जब उनका निरीक्षण पूरा हो गया था, तो आखिरकार इन जहाज़ों को नए मछली पकड़ने के उद्योग में ले जाने का समय आ गया था। वर्मम्मम, इसे ले जाओ लड़कों। वर्मम्मम। एक बार जब वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए, तो श्रमिकों ने धीरे धीरे कई लोबॉय से जहाज़ों को उतार दिया। अन्य भारी मशीनों की मदद से जिस स्थान पर वे थे, वह नवस्थापित मछली पकड़ने के उद्योग के लिए साइड ब्रांच था, जो कुछ दिन पहले ही पूरा हुआ था। संक्षेप में, मुख्य मुख्यालय निचले क्षेत्र के भीतर था, लेकिन शाखा क्षेत्र तटीय क्षेत्र में था। मुख्यालय वह जगह थी जहां लेखाकार, सचिव और अन्य व्यावसायिक कार्यकर्ता मिलते थे। इसके अलावा मुख्यालय के भीतर
मछली या अन्य पकड़े गए सामानों की पैकेजिंग और सफाई के लिए कई औद्योगिक इमारतें थीं। साथ ही पैक किए गए सामानों को स्टोर करने के लिए गोदाम भी थे। 3 घंटे बाद आखिरकार सब कुछ उतार दिया गया। ये साइड ब्रांच सभी अन्य बंदरगाह गतिविधियों से बहुत दूर थी और केवल मछली पकड़ने के उद्योग के श्रमिकों के लिए ही सुलभ थी। यह क्षेत्र अच्छी तरह से बाड़बंद था और इसके सामने अपना निजी बंदरगाह भी था, और निश्चित रूप से शाखा के भीतर और इसकी परिधि के आसपास वहां कई नियमित गार्ड और तटीय गार्ड भी थे। बस अगर कोई इस छोर से बेमाड में घुसने की कोशिश करता है। निजी बंदरगाह और सुरक्षा भवनों के अलावा वहां 2 गोदाम भवन और 2 मुख्य कर्मचारी भवन भी थे, जिनमें एक फूड कोर्ट, लॉकर रूम, क्लिनिक और इसी तरह की अन्य चीजें हैं। सीमा रेखा, यह उद्योग बस कुछ ही दिन पुराना था और अब लैंडन उनमें से कुछ को मछली पकड़ने वाले जहाजों को संचालित करने का तरीका सिखाने के लिए तैयार था। क्या श्रमिकों का चयन और ब्रीफिंग हो चुकी है? हाँ महाराज, शाखा के भीतर नवनियुक्त पर्यवेक्षकों में से एक माइकल ने उत्तर दिया। अच्छा, चलो चलें। उसके सामने खाद्य उद्योग से चुने गए 12 कर्मचारी खड़े थे। शुरू में ये कर्मचारी बंदरगाह के चारों ओर दूसरों के साथ जाल डालते थे और मछलियों के उनके जाल में गिरने का इंतजार करते थे। इसके साथ समस्या ये थी कि यदि कोई बड़ी कैच चाहता था तो उसे तटों या यहाँ तक कि बंदरगाह से भी दूर जाना पड़ता था, और चूंकि उनके पास मछली पकड़ने वाली नावें नहीं थीं, इसलिए दिन भर में उनकी उपज आम तौर पर बहुत कम होती थी। अभी बेमाड में मछलियां वास्तव में महंगी थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसे एक हॉट कमोडिटी के रूप में देखा जाता था। पकड़ी गई मछलियों की मात्रा कभी भी बेमाड की बढ़ती आबादी को समायोजित करने में सक्षम नहीं थी। लेकिन इन जहाज़ों के निर्माण के साथ लैंडन को यकीन था कि समय के साथ मछली की कीमत अंततः कम हो जाएगी। बेशक मूल्य निर्धारण कई कारणों से भी उतार चढ़ाव कर सकता है, जैसे जहाज के तेल की कीमत में वृद्धि या कमी, और इसी तरह कोई भी कल की अर्थव्यवस्था के बारे में कभी नहीं जान सकता। अब 4 दिनों से इन 12 मछुआरों और महिलाओं को सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी गई थी, जिन्हें उन्हें जहाज़ों पर अपनाने की ज़रूरत है, बस अगर कुछ गलत हो जाए। उन्हें इसलिए भी चुना गया था क्योंकि वे तैरना जानते थे, साथ ही कई बुनियादी जाल गांठें भी। वैसे भी इससे पहले कि उन्हें बिना निगरानी के नाव चलाने की अनुमति दी जाए, उन्हें जाने के लिए तैयार होने से पहले 1 महीने का प्रशिक्षण लेना होगा, और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए लैंडन और जहाज बनाने वालों में से कुछ से बेहतर कौन हो सकता था? हाँ, उसने उन इंजीनियरों को बुलाया था ताकि वे आकर उसे इन जहाज़ों को चलाने के तरीके को ठीक से समझाने में सहायता करें। बेशक उन्हें जहाज के हर यांत्रिक हिस्से को जानने की ज़रूरत नहीं थी, बस बुनियादी बातें, और अगर वे मुश्किल में पड़ जाएं तो क्या करना है। स्थिति उन लोगों जैसी ही थी जो कार चलाते थे, जैसे कि यह जानना कि ज़्यादा गर्म होने का मतलब ये हो सकता है कि रेडिएटर में पानी नहीं है, और इसी तरह बस गाड़ी चलाना और ये सरल विवरण जानना ही काफ़ी था। लैंडन की योजना के अनुसार वह पहले इन 12 लोगों को प्रशिक्षित करना चाहता था, और उसके बाद वे सैकड़ों अन्य लोगों को प्रशिक्षित करने के प्रभारी होंगे। इन 12 लोगों के साथ प्रत्येक दिन वह उनमें से प्रत्येक को एक दूसरे के साथ काम करने के लिए घुमाएगा, ताकि उनके प्रशिक्षण के अंत तक वे सभी नाव पर सभी काम करने में कुशल हो जाएं। आज प्रशिक्षुओं को 2 समूहों में विभाजित किया जाएगा। 6 लोग 4 अन्य पर्यवेक्षकों के साथ एक मछली पकड़ने वाले जहाज पर चढ़ेंगे, और बाकी आधे 2 अन्य पर्यवेक्षकों और लैंडन के साथ सवार होंगे। एक बार जब सभी जहाज पर चढ़ गए तो उन्होंने तुरंत खुले पानी की ओर रवाना हो गए। कोबे, जो 12 चयनित मछुआरों में से एक था, जहाज के डिजाइन को देखकर पूरी तरह से चकित था। यह उसका जहाज या यहाँ तक कि डोंगी पर पहली बार सवार होने का अनुभव था, तो वह उत्साह से कैसे मदहोश नहीं हो सकता था। जहाज पर खड़े होकर शोर मचाते हुए इंजनों की खड़खड़ाहट और हलचल सुनकर वह खुद को रोक नहीं पाया और मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे लगा कि निकट भविष्य में वह इन बुरे लड़कों पर कैसे हमला करेगा। और ये तंत्र इसी तरह काम करता है। महामहिम ने एक लीवर की ओर इशारा करते हुए कहा। वह महामहिम की बात ध्यान से सुन रहा था, साथ ही जहाज चलाने के बारे में मुद्रित निर्देशों को पढ़ रहा था, और जहाज के नियंत्रण कक्ष में सभी लीवर और बटन को नियंत्रित कर रहा था। हर चीज पर लेबल लगा हुआ था और कुछ बटन तो हरे रंग के भी थे। चरमम, महामहिम ने जहाज को रोकने और जाल डालने का अनुरोध किया था। कई मशीनें काम करने लगी और बहुत जल्दी जाल तुरंत डाले गए, और जाल के डूबने का इंतजार करने के बाद उन्होंने फिर से अपना व्याख्यान जारी रखा। महामहिम ने जेलीफिश नामक एक जहरीली चीज के बारे में भी बात की, और अन्य अजीब नामों के बारे में भी, जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। लेकिन सौभाग्य से महामहिम ने उन्हें इन जीवों के दिखने के रेखाचित्र दिए थे, इसलिए अगर उन्हें कभी कोई मिल भी गया तो वे उन्हें कभी नहीं छुएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। समय उड़ गया और व्याख्यान के अंत में महामहिम ने तुरंत जाल को वापस ऊपर लाने का अनुरोध किया। टेसा, क्या तुम्हें लेबल वाला पीला लीवर दिख रहा है? हाँ महामहिम, इसे तब तक नीचे की ओर खींचो जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए न कहूं। हाँ महामहिम, टेसा ने जवाब दिया, और वह जल्दी से स्विच की ओर बढ़ गई। वर्रम्मा, जाल धीरे धीरे फिर से ऊपर आया और कोबे को आश्चर्य हुआ। ये पूरी तरह से भरा हुआ था। अरे,
उसे यकीन था कि सिर्फ इस चक्कर में ही 1000 से ज्यादा मछलियां पकड़ी गई थीं। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पकड़ थी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसे याद आया कि कैसे वह एक दिन में 10 से 12 मछलियां पकड़ता था। अंतर वाकई बहुत बड़ा था। रिवरडेल सिटी, अर्काडिना का साम्राज्य। ड्रम्मा, बड़ा सुनहरा रंग का दरवाजा खुला और एक 30 साल का शूरवीर अंदर आया। तुमने मेरे स्वामी को बुलाया? हाँ, कोई खबर? मेरे स्वामी अभी तक वहां से कोई नहीं गया है या आया है, शूरवीर ने उत्तर दिया और अपने स्वामी के सामने घुटने टेक दिए। ओह, लगता है अब समय आ गया है। कल सुबह सबसे पहले बेमार जाओ और पता लगाओ कि वहां क्या चल रहा है। हाँ मेरे प्रभु। 249, 11 बजे। यह एक अच्छी गर्मी की सुबह थी। सूर्य की चमकती किरणें शानदार चमक रही थीं, जिससे भूमि गर्म हो रही थी। साथ ही इसके आवाज भी। सरपट सरपट सरपट। पथरीली सड़कों से तेजी से आगे बढ़ते घोड़ों की स्थिर आवाजें सुनी जा सकती थीं। घोड़ों पर 2 हटे कट्टे दिखने वाले आदमी सवार थे, जो इस समय अपने मालिक के मिशन पर निकले हुए थे। ये लोग यवेस और शायलॉक थे। उनके मालिक, शहर के स्वामी माडर, ने उन्हें बेमार के भीतर की स्थिति की जांच करने के लिए कहा था। मैं कहता हूं कि हम इसे पूरा करें और तुरंत चले जाएं। यवेस ने पूछा। मैं सहमत हूं, शायलॉक ने जवाब दिया। किसी को यह पता होना चाहिए कि बेमार एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकता था, नहीं तो वे एलेक्स बान के क्रोध का शिकार हो जाएंगे। अभी उन्हें पता था कि एलेक्स अभी भी उनके मालिक को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर उसे कभी पता चले कि वे वहां गए थे, तो क्या वह अपने मालिक को खत्म करने के बहाने के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं करेगा? जरूर, एलेक्स को पता लगने में महीनों या साल भी लग सकते हैं, लेकिन एक बार पता चलने पर मर्डर के मामले में परिणाम मौत होगी। दूसरे लोगों को जेल में डाला जा सकता है या पीटा जा सकता है, लेकिन शैनन के दुश्मन के तौर पर एलेक्स इसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकता था? जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने तुरंत एक चांदी जैसी दिखने वाली गाड़ी देखी जो बेमार की ओर तेजी से बढ़ रही थी। अजनबी। कल उनके एक अधीनस्थ ने कुछ अजीब आगंतुकों के आने की सूचना दी थी, जो जाहिर तौर पर बेमार की ओर जा रहे थे। अधीनस्थ शौच के लिए जा रहा था जब उसने गलती से उनकी बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लिया। जैसे ही मामले की सूचना मिली, यवेस और शाइलॉक ने अपने कुछ लोगों को इन अजनबियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा, और जो कुछ वे जानते थे उसके अनुसार इन लोगों के अलग अलग एजेंडे भी थे। उन्होंने दावा किया कि वे टेरिक साम्राज्य के जासूसों की तलाश में यहाँ आए हैं, लेकिन वे चुपके से क्यों घूम रहे थे और बैरन रॉजर्स के बारे में पूछ रहे थे? उनकी कहानी में कुछ तो पूरी तरह से संदिग्ध था। जरूर, उनके पास एक शाही चर्मपत्र था जिसमें लिखा था कि उन्हें पश्चिमी अर्काडिना में दुश्मन जासूसों का शिकार करना चाहिए। लेकिन पश्चिमी अर्काडिना का मतलब बेमार कब से हो गया? उन्होंने जो कुछ भी जाना था उसके अनुसार यह बैरन रॉजर्स कुछ समय पहले लापता हो गया था, और उसके लापता होने के बाद से ये लोग पश्चिमी अर्काडिना में बैरन की तलाश के लिए उस शाही चर्मपत्र का इस्तेमाल कर रहे थे। निष्कर्ष, इन लोगों के आने के कारण उन्होंने इन अजनबियों का इंतजार करने और उनका पीछा करने का फैसला किया था, ताकि ये देखा जा सके कि बेमार के शूरवीर आगंतुकों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। उनके दिमाग में उन्होंने इन अजनबियों के साथ गिनी पिग की तरह व्यवहार करने का फैसला किया था। इस बीच परेड में आगे घोड़े पर सवार 15 शूरवीर वर्तमान में इसके केंद्र में चांदी जैसी दिखने वाली गाड़ी की सुरक्षा कर रहे थे। गाड़ी में 3 लोग थे, 2 नाइट कैप्टन और एक निजी बटलर। कुछ समय पहले उनके मालिक, जो प्रेसिडेंट सिटी के शहर के स्वामी थे, ने अचानक उन्हें मारने का काम दिया था। नाइट कैप्टन में से एक ने गाड़ी के लाल पर्दे उठाए और जल्दी से उनके पीछे के रास्ते पर झांका। पुई, वे 2 गंदे दिखने वाले सवार अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। क्या वे अभी भी हमारे पीछे हैं? आपको क्या लगता है कि वे क्या करना चाहते हैं? और क्या मुझे लगता है कि वे हमें रगड़ने की योजना बना रहे हैं? या वे डाकुओं से डर सकते हैं और इसलिए हमारे करीब रहने की योजना बना रहे हैं? एक कैप्टन ने गहरी सोच में डूबे हुए भौहें से कुड़ी। क्या होगा अगर वे किसी गिरोह के डाकुओं का हिस्सा थे? कौन जानता है, उनके दोस्त शायद आगे होंगे और जल्द ही हम पर हमला करने की उम्मीद कर रहे होंगे। तो हम क्या करें? अंडरस्को, गाड़ी रोको। ही। घोड़ों ने हुंकार भरी क्योंकि उनके सवारों ने उनकी लगाम खींची। यवेस और शाइलॉक ने आगे देखा और हंसी उड़ाई। वे भी रुक गए। बम, गाड़ी का दरवाजा जोर से खोला गया। मैं कहता हूँ, तुम दोनों वहां हो। क्या तुम हमसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हो? पिछली बार जब मैंने जांच की थी तो तुम हमारे समूह का हिस्सा नहीं थे, तो जब हम रुकेंगे तो तुम क्यों रुकोगे? जैसे ही कैप्टन ने बात की, उसने तुरंत अपना नीला लबादा एक तरफ खिसका दिया, जिससे उनकी छाती और रैंक उनके सामने आ गई। ऐसा लग रहा था कि वह नाइट कैप्टन होने का बखान करना चाहता था ताकि उन्हें डरा सके। आमतौर पर प्रत्येक रैंक के पास अपने नाइट के लिए एक विशेष बैज आकार होता था। इन बैज पर उनके स्वामी के पारिवारिक शिखाओं के आधार पर अलग अलग शिखाएं हो सकती थीं। बैज अलग अलग डिजाइन और पैटर्न में आ सकते थे, लेकिन आकार ही वास्तव में नाइटहुड के भीतर किसी की स्थिति को अलग करता था। नाइट पेज के लिए उनके बैज आयताकार आकार के थे, कैप्टन के लिए उनके बैज स्टार के आकार के थे,
और इसी तरह बैज को देखते हुए यवेस और शाइलॉक उनके सामने जोकर को देखकर मुस्कुराए। क्या वे भी नाइट कैप्टन नहीं थे? बस इतना था कि वे अभी अंडरकवर थे, इसलिए उन्होंने अपने बैज निकालने की हिम्मत नहीं की। कहीं ऐसा न हो कि वे अपने मिशन को पूरी तरह बर्बाद कर दें। गोफन, अब जवाब दो धिक्कार है, तुम सब क्यों रुक गए? कैप्टन ने तलवार खींचते हुए कहा। हम श्रॉच के लिए रुके थे, यवेस ने मुस्कुराते हुए कहा और इस चीज की ओर इशारा किया। हाँ, और तुम हमारी चीजों को क्यों देख रहे हो? क्या तुम सब भी उसी तरफ झूलते हो? शाइलॉक ने चिढ़ाते हुए कहा। अंडरस्को बाहर खड़े दूसरे शूरवीर अवाक रह गए। वे सब किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उन्होंने नहीं कहा कि तुम श्रॉच करना चाहते हो? फिर तुम दोनों अभी भी अपने घोड़ों पर क्यों बैठे हो? क्या तुम घोड़ों पर पेशाब करने जा रहे हो? और तुम सब मूर्खों की तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम सब मूर्ख हो या कुछ और? अंडरस्को कैप्टन ने गुस्से से उन पर नजर डाली। वह पहले से ही नाराज था जब उन्होंने उसके कैप्टन बैज को स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब वे ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं कि वह झुका हुआ है? चाहे वह उन पर कितना भी चिल्लाए या उन्हें डराने की कोशिश करे, वे केवल मुस्कुराते, हंसते या उसके साथ 5 साल के बच्चे की तरह व्यवहार करते जो अभी भी यहाँ वहाँ नखरे कर रहा है। ये भावना वास्तव में निराशाजनक थी। चूंकि आप सभी श्रॉच कर रहे हैं तो हम जल्दी से चलते हैं, ताकि आप सभी को और परेशान न करें, कैप्टन ने गुस्से में कहा और उसने गाड़ी का दरवाज़ा जोर से पीटा। धमाका। वह बहुत नाराज था। फिर उसने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और चिल्लाया, चलाओ। जुलूस जारी रहा और जब वह आराम करने वाला था, बाहर खड़े एक गुर्गे ने गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। कप्तानों, वे अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। पूरी यात्रा के दौरान गाड़ी में बैठे कैप्टन उन 2 बेशर्म सवारों को कोसते रहे। उन्होंने उन पर हमला क्यों नहीं किया? इसका कारण ये था कि उन्हें डर था कि वे डाकू हैं, जिनके गिरोह के कई सदस्य सड़कों पर घूमते रहते हैं। सिर्फ इस यात्रा में वे 4 से ज्यादा बार रुके, बस ये जानने के लिए कि इन बेशर्म सवारों के साथ क्या हुआ था। हैरानी की बात यह है कि ऐसा लग रहा था कि सवार आम लोग ही थे जो बेमार की ओर जा रहे थे। अगर उन्हें पता होता तो वे इन कमीनों को बहुत पहले ही मार देते। बस ये याद करके कि ये सवार कितने परेशान करने वाले थे, उनका खून 1000 बार खौल उठा। कितने घृणित। जब सभी लोग वहां पहुंचे तो वे अपने सामने अनोखी ऊंची दीवारों को देखकर कुछ हद तक हैरान रह गए। यह अब तक देखी गई सबसे ऊंची दीवार थी और दिखने में सबसे मजबूत। यवेस और शाइलॉक अपने सामने खड़ी शानदार ऊंची ऊंची आकृतियों को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अगर उन्हें पता होता तो वे अपने मालिक से बहुत पहले ही बेमार्ट को खरीदने के लिए राजी हो जाते। तो क्या हुआ अगर उनके पास और शूरवीरों की कमी थी? शहर के दरवाजों से गुजरते हुए वे वाकई गेट के दरवाजों की मोटाई देखकर हैरान रह गए। वे आम बैंक की तिजोरियों जितने मोटे थे और तिजोरी के ताले लगाने की ऐसी व्यवस्था के साथ डिजाइन किए गए थे। और जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया वह ये थी कि गेट की सुरंग में 2 विशालकाय धातु के दरवाजे थे, एक सामने और एक सुरंग के अंत में। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे कई नियमित धातु की सलाखें देख सकते थे। सभी सुरंग के भीतर अलग अलग जगहों पर लगी हुई थीं। इस तरह की सुरक्षा के साथ किसी को भी दुश्मनों के जल्दी घुसने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ उनके ही मन में इस तरह के विचार नहीं थे। दूसरे कैप्टन और गार्ड नाइट भी शहर के लॉकडाउन गेट को देखकर हैरान थे। आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर शहरों में सिर्फ 1 या 2 लोहे की सलाखें होती हैं और बस इतना ही। तो वे कैसे हैरान नहीं होते? सुरंग से बाहर आते ही उनके होश उड़ गए। ये किस तरह की इमारतें थीं? सड़कें इतनी काली और साफ क्यों थीं? और उस जगह के आसपास रखे वो काले रंग के बड़े कंटेनर कचरादान क्या थे? क्या यह अभी भी बंजर जमीन थी जिसके बारे में वे जानते थे? जैसे ही वे अंदर गए उन्होंने तुरंत अपने ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, बेमार्ट में आपका स्वागत है। सेक्टर का नाम किंग्स लैंडिंग, कितना शानदार नाम है, उन्होंने सोचा। बहुत जल्दी ही उन्होंने कई लोगों को अजीब लेकिन अच्छे दिखने वाले कपड़ों में खड़े और घूमते हुए देखा। वे सभी उनसे बेहतर पोशाक क्यों पहने हुए थे? क्या यहाँ सभी कुलीन थे? जैसे ही उन्होंने किसी को अपनी ओर आते देखा उनके दिमाग में कई सवाल उठे। नमस्ते, बेमार्ट में आपका स्वागत है। अंडरस्को। तुरंत ही उन्हें तुरंत लैंडपोर्ट की ओर निर्देशित किया गया और अपने रास्ते पर उन्होंने जिज्ञासा से पूछा और पता चला कि ये लोग सामान्य लोग ही थे। उनमें से कुछ तो कभी गुलाम भी रहे थे। तुरंत ही घृणा और ईर्ष्या उनके दिल और दिमाग में भर गई। क्या ये लोग बहुत घमंडी नहीं थे? अगर वे सिर्फ किसान थे तो वे कुलीनों की तरह व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? वे सिर्फ जोकर थे जो कुछ ऐसा बनने की कोशिश कर रहे थे जो वे नहीं थे। सर, कृपया हमें आपके द्वारा बताए गए नियमों पर सहमति की आवश्यकता है, फ्रंट डेस्क अधिकारी ने कहा। किसी भी वीजा प्रक्रिया के शुरू होने से पहले मुख्य कानूनों को आगंतुकों द्वारा पढ़ा और अनुमोदित किया जाना था। इस तरह अगर वे उनमें से किसी का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें केवल खुद को ही दोषी ठहराना होगा। मैं सहमत नहीं हूँ, कप्तानों में से एक ने नाराजगी में चिल्लाया। क्या मजाक है? कौन बेवकूफ ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेगा? उसके लिए जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा नाराज किया वह समानता की बात थी।
मेरा मतलब है, क्या वे पागल थे? यहाँ कोई गुलामी नहीं थी, इसलिए सभी को समान अधिकार थे। और भगवान के लिए 14 साल की लड़की के साथ सेक्स करना अपराध क्यों था? ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वे व्यक्ति की स्वीकृति के बिना किसी को छू नहीं सकते। भले ही उन्होंने 30 साल की महिला का बलात्कार किया हो, फिर भी उन्हें जेल में डाला जा सकता है। क्या ऐसी महिला पुरानी माल नहीं थी? पुराने माल का उपयोग करने के लिए उन्हें दंडित क्यों किया जाएगा? जितना अधिक उसने नियम पढ़े, उतना ही उसे एहसास हुआ कि यह जगह वास्तव में निर्जन थी। इन सभी गतिविधियों के बिना उन्हें अपना मजा कैसे लेना चाहिए था? किसी को ये जानना चाहिए कि इस युग में उनके पास केवल बार, वेश्यावृत्ति केंद्र, लड़ाई के छल्ले आदि थे। बेशक मौज मस्ती के लिए लोग भोज, तीर्थयात्रा, गांव, लोगों का अपहरण, शहरों को जलाना और यहाँ तक कि महिलाओं और पुरुषों दोनों को अपवित्र करना पसंद करते थे, क्योंकि ये रोजमर्रा की घटनाएं थीं। लेकिन एक शहर के लिए इन सभी कारकों को हटाना वास्तव में कुछ अनसुना था। तो यह सवाल उठता है, वे यहाँ मौज मस्ती के लिए क्या कर रहे थे? मैं आपके शहर के राजा से मिलना चाहता हूँ, कप्तान चिल्लाया। सर, हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास एक राजा है। वेटिंग एरिया के आसपास की कुछ सीटों पर बैठे यवेस और शायलॉक, जो उन्होंने सुना उससे तुरंत चौंक गए। खैर, कप्तान इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि उन्हें यकीन था कि बाकी सभी लोग भी सुन सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। पहले कप्तान ही वीज़ा आवेदन शुरू करने वाला एकमात्र व्यक्ति था, क्योंकि वह अपने लोगों को भेजने से पहले ये देखना चाहता था कि यह सब क्या है। वीज़ा प्रोसेस करने के लिए 10 से ज़्यादा फ्रंट डेस्क थे, लेकिन बाकी सभी ने कप्तान के पहले काम खत्म करने का इंतजार करना चुना। वैसे भी जो लोग पढ़ सकते थे, उन्होंने अपना समय प्रतीक्षा क्षेत्र के आसपास कई ब्रोशर पर लिखे हास्यास्पद नियमों को देखकर बिताया। और यह राजा कौन है? कप्तान ने उत्सुकता से पूछा। यह महामहिम लैंडन बान है। क्या कमीना झींगा बच गया? आखिर उसने उन सभी दुश्मन शूरवीरों की देखभाल कैसे की? यवेस और शाइलॉक पूरी तरह से भ्रमित थे। एक मरता हुआ आदमी जो केवल 300 शूरवीरों और थोड़े से पैसे के साथ चला गया, इस शानदार शहर का मालिक कैसे हो सकता है? और आखिर शहर का रूपांतरण कैसे हुआ? वे लैंडन के आने से ठीक पहले इस जगह पर आए थे, और घास इतनी हरी नहीं थी। नहीं, सचमुच घास, जमीन और बाकी सब कुछ सूख गया था, फैला हुआ था और बंजर था। तो वे वहां से एक स्वस्थ और सुस्वादु जगह पर कैसे पहुंच गए? क्या उस कमीने ने वाकई जमीन के अभिशाप को तोड़ा? तो कमीने को ही ऐसे हास्यास्पद कानून बनाने का काम सौंपा गया है। खैर, मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो। तो मुझे खेद है सर, हमें आपका वीज़ा आवेदन अस्वीकार करना होगा, फ्रंट डेस्क एजेंट ने विनम्रता से कहा। अस्वीकार? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? कैप्टन ने अहंकार से चिल्लाया। एक गर्वित शूरवीर कैप्टन के रूप में उसे कभी इतना छोटा कब किया गया था? यह अनादर की पराकाष्ठा थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारे जैसे तुच्छ किसान की हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे प्रवेश न दे सको? देखो, मैं अर्काडिना का आधिकारिक शूरवीर कप्तान हूँ। मैं अपनी इकाई के अधीन सैकड़ों लोगों की कमान संभालता हूँ, और अगर मैं तुम्हारी इस तुच्छ जगह को कुचलना चाहूँ तो मैं ऐसा ही करूँगा। तो क्या हुआ अगर यहाँ हत्या करना अपराध है? इस जगह पर सिर्फ 300 शूरवीरों के साथ तुम सब मेरा क्या कर सकते हो? और अगर तुमने मुझे छूने की भी हिम्मत की तो मैं तुम सबको आश्वस्त कर सकता हूँ कि मेरा स्वामी तुरंत ही मुझे पकड़ने के लिए सेना भेजेगा। जब ऐसा होगा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिमाग में यह बात रखो कि तुम यहां सभी को मारने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को देख रहे हो। अब एक अच्छा कुत्ता बनो और मुझे वीज़ा दे दो, वरना फ्रंट डेस्क कर्मचारी ने अभी भी अपनी मुस्कान बरकरार रखी। सुरक्षा, ये सब एक झटके में हुआ। बहुत तेजी से कई काली वर्दीधारी लोग कैप्टन की ओर दौड़े और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब कैप्टन के आदमियों ने यह देखा तो उन्होंने जल्दी से अपनी तलवारें निकाली और युद्ध के मैदान की ओर भागे। यवेस और शायलॉक भी उठ खड़े हुए और पीछे हट गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हर कोई यह निष्कर्ष निकाले कि वे इन मूर्खों के साथ हैं। कृपया अपने हथियार छोड़ दें, पीछे हटें और अपने हाथ अपने सिर के पीछे रखें, सुरक्षा गार्डों ने शांति से कहा, और उन्होंने उन पर काली धातु की वस्तुएं तान दीं। गोफन शूरवीरों ने जल्दी से अपनी तलवारें खींच ली थीं। इस समय हवा तनाव से भर गई थी, क्योंकि कई भावनाएं पुरुषों को पूरी तरह से घेर रही थीं। अपने हाथ अपने सिर के पीछे रखें। कभी नहीं, हम उनसे बात क्यों कर रहे हैं? चलो अब उन्हें मार देते हैं। अंडस्को, कृपया, यह आपका आखिरी मौका है। अपने हथियार गिरा दो या परिणाम भुगतो, गार्ड ने याद दिलाया। क्या खतरनाक परिणाम! भाइयों, चलो एक साथ हमला करते हैं। चार्ज! Z। तुरंत पहरेदारों ने शूरवीरों पर अपने तेजा चलाए, और उनके शरीर तुरंत कांपने लगे, जैसे पानी से बाहर निकली ताज़ा मछली। बजर्स! पुरुष कांपने लगे, क्योंकि उनके शरीर बिजली के कट से लंगड़े हो गए। उनकी मांसपेशियां इतनी सिकुड़ गई थीं कि पलक झपकाना भी उनके लिए लगभग असंभव काम लग रहा था। एक दर्दनाक कंपन की लहर उनके पूरे शरीर पर बह गई, और उनके शरीर के हर रेशे को ऐसा लगा जैसे वह बेतरतीब ढंग से बिना रुके तेज गति से बह रही हो। ऐसा लगा जैसे उनके शरीर इन घातक कंपनों से फट जाएंगे।
उनमें से कुछ ने तो पूरी परीक्षा के दौरान पेशाब भी कर दिया था। बजर्स। जितना अधिक यवेस और शाइलॉक देखते रहे, डर से उनके चेहरे उतने ही पीले होते गए। ये वाकई देखने लायक एक जबरदस्त दृश्य था। उनके पैर कांप उठे और उनके शरीर उनके सामने की भयावहता से नरम पड़ गए। यहाँ क्या हो रहा था? अब उनके मन में केवल एक ही विचार था, भागो। उन्हें इस पागल जगह से बाहर निकलना ही था, चाहे कुछ भी हो। मिशन को छोड़ो। ये निश्चित रूप से जादू था। वे बिना रुके भागे, क्योंकि वे अपने मालिक को इन जीवों के बारे में चेतावनी देने के लिए उत्सुक थे, जो खुद को बेमाडियन कहते हैं। उन्होंने ये देखने के लिए भी इंतजार नहीं किया कि वे दूसरे लोग कैसे निकले, क्योंकि वे उन सिकुड़े हुए लोगों से बहुत डरे हुए थे। ये बेमाड एक नरक था, और चाहे कुछ भी हो, वे इन राक्षसों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। मालिक, हमें बचाओ। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।